संपूर्ण कर्मों का फल 4 रूपों में ज्ञातव्य है, जिसको मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ बोल रहे हैं ना। फिर कहा कि इच्छा के बिना कर्म नहीं है। फिर इसके बाद बताया कि इच्छाएं 3 प्रकार की हैं, उसमें तीव्र इच्छा है, कारण इच्छा है और सूक्ष्म इच्छाएं हैं। तीव्र इच्छाओं के बारे में कहा कि जिनके बिना जीना नहीं होता है। कारण इच्छाओं के बारे में कहा कि जो योग संयोग घटना वश जो प्रेरणाएं होती हैं वह सब कारण इच्छाएं हैं। इसके बाद सूक्ष्म इच्छा का परिभाषाएं दिया कि मानव में सत्य कोई वस्तु है, जैसा सत्य, धर्म, न्याय जैसी कोई वस्तु है, जिनको प्रमाणित करने के लिए कोई स्पष्ट विचार नहीं है, उस रूप में सूक्ष्म इच्छाएं रहती हैं। और फिर इसमें यह भी कहा कि तीव्र इच्छाएं ही क्रिया के रूप में अवतरित होती हैं और कारण इच्छाएं जो हैं वो अल्प संभाव्य होती हैं और सूक्ष्म इच्छाएं अत्यल्प संभाव्य होती हैं। फिर इसके बाद बोला कि संपूर्ण साधन 2 भेद से हैं, अंतरंग भेद और बहिरंग भेद। अंतरंग भेद में आशा, विचार, इच्छा, रितंबरा और अनुभव प्रमाणों के रूप में तथा बहिरंग भेद में तन और धन के रूप में पाए जाते हैं। यही जड़ चैतन्य क्रिया का स्पष्ट रूप है। जड़ व चैतन्य की एक सूत्रता, संतुलन और सामंजस्य को पा लेना ही अभीष्ट सिद्धि है। जड़ और चैतन्य के संतुलन, एक सूत्रता, संतुलन और सामंजस्य को पा लेना ही अभीष्ट सिद्धि है। अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रत्येक मानव प्रयासरत है जो प्रत्यक्ष है। फिर इसके बाद था कि जो साध्य के लिए साधक का जो भी हमको प्राप्त करना है, साध्य साधना है, उसके लिए साधक का समर्पण और साधन का नियोजन आवश्यक है। साधन ही अर्थ है जो तन मन धन के रूप में द्रष्टव्य है। यह कार्य से निर्मित होने के साथ ही कर्म निर्माण के लिए साधन भी है। प्रत्येक कर्म में अनुभूति एवं अनुमान क्रम उपलब्ध है। कर्मों का यह क्रम अनुभव पर्यंत चलता रहेगा। सत्यानुभूति ही पूर्णता है। वस्तु स्थिति, वस्तुगत सत्य, स्थिति सत्य, सहज अनुभव प्रसिद्ध हैं। इसलिए संपूर्ण अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही है। फिर पेज नंबर 4 में संपूर्ण कर्म अर्थोपार्जन हेतु ही हैं, जिनका प्रयोजन अनुभव है। समस्त अर्थ का उपार्जन, उपयोग, सदुपयोग, वितरण भी इच्छा की पूर्ति के लिए ही होता है। हैं जिनका प्रयोजन अनुभव है। समस्त अर्थ का उपार्जन, उपयोग, सदुपयोग एवं वितरण भी इच्छा की पूर्ति के लिए ही होता है। इच्छा की पूर्ति के मूल में अनुभव है। यह केवल जागृति पूर्वक व्यक्ति एवं समग्र मानव में प्रत्यक्ष है। जो अस्तित्व में है उसी का दर्शन एवं ज्ञान है। दर्शन और ज्ञान ही अनुभव है। मानव में सुख रूपी अभीष्ट साम्य है। अंतरंग व बहिरंग साधनों का अनुभव के लिए प्रयुक्त होना ही प्रबुद्धता है, अन्यथा अप्रबुद्धता है। इन दोनों स्थितियों की संभावना की वैविध्यता का आधार है। इन दोनों स्थितियों की संभावना ही वैविध्यता का आधार है। फिर अंतरंग साधन की क्षमता के अनुरूप ही बहिरंग साधनों का नियंत्रण है। अंतरंग समुच्चय ही चैतन्य है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ज्ञान सत्ता में समाहित है।
इसलिए वह उसमें नियंत्रित है। ऐसे साम नियंत्रण में अनुभव पर्यंत विकास और जागृति है। ज्ञान पूर्ण जीवन में निर्भ्रमता का उदय एवं विपरीत में भ्रम द्रष्टव्य है। ज्ञान ही अनुभव, संकल्प, इच्छा, विचार एवं आशा है, जिसका पूर्ण प्रकटन चैतन्य इकाई की जागृतिशीलता एवं क्षमता पर आधारित होना पाया जाता है। पर आधारित होना पाया जाता है। निर्भ्रम पूर्ण क्षमता ही उचित एवं परिमार्जित कर्म करने में समर्थ होने के कारण अभीष्ट सिद्धि है। निर्भ्रमता पूर्ण क्षमता ही उचित एवं परिमार्जित कर्म करने में समर्थ होने के कारण अभीष्ट सिद्धि है। मानव के द्वारा प्रकट होने वाले ज्ञान तीन प्रकार से ज्ञातव्य हैं: भौतिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। इनका प्रत्यक्ष रूप कुशलता, निपुणता, पांडित्य है। प्रधानतः बहिरंग साधनों से पदार्थ विज्ञान की साधना है और अंतरंग साधनों से बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान की साधना है। पदार्थ विज्ञान और मनोविज्ञान सापेक्ष ज्ञान व अध्ययन है। आध्यात्म, यहाँ पे मनोविज्ञान का मतलब बौद्धिक ज्ञान से है ना। पदार्थ विज्ञान और बौद्धिक ज्ञान यानी मनोविज्ञान सापेक्ष ज्ञान व अध्ययन है। आध्यात्म, जिसको अपन सत्ता भी कहते हैं, निरपेक्ष ज्ञान है। सापेक्षता में आय व्यय, ह्रास, विकास एवं जागृति है। संपूर्ण शब्द शक्तियों का सद्व्यय ज्ञान कारक एवं अपव्यय अज्ञान कारक है। जो जिसका अपव्यय करता है वह उससे वंचित हो जाता है। इसके बाद अगला 5 पेज, ये भी हमने पढ़ लिया था। समस्त कर्मों के फलस्वरूप ही अर्थ अनर्थ, सुकाम दुष्कर्म, धर्म अधर्म तथा मोक्ष व बंधन है। इसमें से अर्थ, सुकाम, धर्म और मोक्षगामी जागृति जीवन कार्यक्रम में सुख और इसके विपरीत अनर्थ, दुष्कर्म, अधर्म एवं बंधन की प्रक्रिया एवं जीवन में समस्या ही दुख और पीड़ा है। इसके बाद धर्म की परिभाषा है। धर्म का मतलब सर्वतोमुखी समाधान है। अर्थ तन मन धन है। आवाज कम करो। परम अर्थ अनुभव है। इसकी आवाज कम करना। हेलो। मुझे नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा था, मैंने सोचा मेरा माइक बंद है, मैं तो घर पे कह रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं। इसके विपरीत अनर्थ, दुष्कर्म, अधर्म एवं बंधन की प्रक्रिया एवं जीवन में समस्या ही दुख और पीड़ा है। फिर हम लोग परिभाषाएं पढ़ रहे थे। धर्म यानी सर्वतोमुखी समाधान, अर्थ का मतलब तन मन धन, परम अर्थ अनुभव, जागृत मानव में सुकाम का तात्पर्य संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित और प्रमाणित होने से है। इसके बाद मोक्ष की परिभाषा है। मोक्ष के लिए कहा गया है कि ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है। फिर है अगला, अर्थ ही सुख, सुकर्म ही शांति, धर्म ही संतोष और मोक्ष ही परमानंद है। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस है, समस्त इच्छाएं 7 भेद में हैं। पहला है मोक्ष के लिए अर्थ।
दूसरा है अर्थ के लिए मोक्ष। तो मोक्ष के लिए अर्थ उत्तमोत्तम है, और अर्थ के लिए जो मोक्ष है वो अधमाधम है। धर्म के लिए अर्थ मध्यमोत्तम है, और अर्थ के लिए धर्म अधम है। काम के लिए अर्थ उत्तम है, और अर्थ के लिए काम अधम मध्यम है, एवं अर्थ के लिए अर्थ मध्यम है। इस तरीके से 7 प्रकार से मानव परंपराओं में इच्छाओं को समझा जा सकता है। फिर अगला सूत्र था इच्छा भेद से अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब है प्राप्य की उपलब्धि के लिए खोज पूर्वक भौतिक एवं बौद्धिक प्रयास। तो इच्छा पूर्ति के लिए अन्वेषण। अन्वेषण भेद से गम्यता। गम्यता मतलब जहां हमको पहुंचना है। आचरण पूर्णता को गम्यता बोल सकते हैं, या क्रिया पूर्णता को गम्यता बोल सकते हैं, या समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व को गम्यता बोल सकते हैं। गम्यता भेद से अनुभव, और अनुभव भेद से मूल्य, और मूल्य भेद से सामाजिकता एवं सार्वभौम व्यवस्था है। फिर इसके बाद बोला कि अन्वेषण प्रवृत्तियां मानव में 3 प्रकार की हैं। पहला है सत्यान्वेषण, दूसरा है ऐषणान्वेषण, और तीसरा है विषयान्वेषण। इसमें बताया कि जो विषयान्वेषण प्रवृत्ति जीवों में भी द्रष्टव्य है, और शेष 2 मानव में भी है, पशु मानव और राक्षस मानव में। इसलिए विषयान्वेषण प्रवृत्तियां अपराध से मुक्त नहीं है। इसके बाद है विषयों से अनासक्ति ही विराग है, जो विकार से मुक्ति है। विकार का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मोह मत्सर्य है ना। और इसके विपरीत यदि विषयों में आसक्ति है वो राग हो जाएगा, है ना। तो विषयों में आसक्ति राग है, विषयों से अनासक्ति विराग है। जो विकार से मुक्ति है, विकार का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य है। ऐषणाओं से अनासक्ति पर वैराग्य है। ऐषणा का मतलब पुत्रेषणा वित्तृष्णा लोकेषणा से है। ऐषणा से मुक्ति यानी देव मानव जो है, ऐषणा देव मानव से दिव्य मानव जब हो जाता है तो दिव्य मानव ऐषणा मुक्त यानी पर वैराग्य स्थिति में रहता है। जो सद्वैता की स्वीकृति एवं निर्वाह है। विषयान्वेषण प्रवृत्ति स्वार्थ में, ऐषणान्वेषण परार्थ में, व सत्यान्वेषण परमार्थ में क्रियाशील हैं। तो विषयान्वेषण जो प्रवृत्ति है वो स्वार्थ में है। ऐषणान्वेषण मतलब पुत्रेषणा वित्तृष्णा लोकेषणा से संबंधित, वो परार्थ में। और सत्यान्वेषण प्रवृत्ति परमार्थ में, परमार्थ यानी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में क्रियाशील हैं। इसके बाद है अगला पेज नंबर 6, स्वार्थपूर्ण व्यवहार अधम और असामाजिक है। स्वार्थपूर्ण व्यवहार यानी विषयान्वेषण के आधार पे जो स्वार्थपूर्ण क्रियाकलाप है, जो कार्य और व्यवहार है, वो अधम और असामाजिक है। स्वार्थपूर्ण व्यवहार अधम और असामाजिक। परार्थपूर्ण व्यवहार मध्यमतम और सामाजिक। परमार्थपूर्ण व्यवहार उत्तम, सामाजिक एवं स्वतंत्र है। परमार्थपूर्ण व्यवहार ही सर्वशुभ मानसिकता है।
इसके बाद है लक्ष्य मूलक, मूल्य मूलक व रुचि मूलक होना पाया जाता है। मानव में लक्ष्य मूलक एवं रुचि मूलक योगों से सुकर्म व दुष्कर्म जन्य गतिविधियां प्रसिद्ध हैं। मानव में बुद्धि मूलक, बुद्धि मूलक का मतलब हुआ लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक, एवं रुचि मूलक, रुचि मूलक मतलब प्रिय हित लाभ के आधार पे योगों से सुकर्म एवं दुष्कर्म जन्य गतिविधियां प्रसिद्ध हैं। फिर नीचे है कासा, आकुति और मेधा योग जन्य बुद्धि है। मति, सुमति, अनुमति सुकर्म जन्य बुद्धि है। अमति, कुमति, दुर्मति दुष्कर्म जन्य प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष रूप में है। कासा, आकुति और मेधा। कासा को हम लोग क्रिया शक्ति, आकुति को इच्छा शक्ति और मेधा को ज्ञान शक्ति कहते हैं। कासा, आकुति और मेधा योग जन्य बुद्धि के रूप में रहती है। योग जन्य बुद्धि कासा, आकुति और मेधा के रूप में ये जो तीनों प्रकार के ज्ञान है, भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, इसमें बनी रहती। इसके बाद है मति, सुमति, अनुमति सुकर्म जन्य बुद्धि है। नीचे इनको परिभाषित किया गया है। फिर अमति, कुमति, दुर्मति दुष्कर्म जन्य प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष रूप हैं। फिर यहाँ है योग जन्य कासा का प्रत्यक्ष रूप। योग जन्य कासा का प्रत्यक्ष रूप कवि, कोविद, कलाविद के रूप में है। आकुति दिव्य कर्मी या स्पष्ट अभ्युदयकारी, दिव्य प्रयोजनशील उपयोग और दिव्य ज्ञानी के रूप में है आकुति। और मेधा संपूर्ण ज्ञान समेत मोक्ष का प्रत्यक्ष रूप है। मेधा संपूर्ण ज्ञान समेत मोक्ष या ब्रह्म मुक्ति का प्रत्यक्ष रूप है। यही दया, कृपा और करुणा के रूप में प्रकट और स्पष्ट है। तो ये जो कासा है, कासा के बारे में लिखा कि उसका प्रत्यक्ष रूप कवि, कोविद, कलाविद के रूप में है। आकुति के बारे में लिखा है दिव्य कर्मी या दिव्य प्रयोजनशील उपयोग, दिव्य ज्ञानी के रूप में है। और मेधा जो है संपूर्ण ज्ञान समेत मोक्ष का प्रत्यक्ष रूप है। और यही दया, कृपा और करुणा है। यही दया, कृपा, करुणा के रूप में प्रकट और स्पष्ट है। फिर सुकर्म जन्य मति, मान्य कर्म। सुकर्म जन यानी मति मान्य कर्म। मति मान्य का मतलब सामाजिक कर्म, आचरण एवं व्यवहार के रूप में। मति मान्य सामाजिक कर्म, आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में। सुमति सुकर्म यानी समाज के लिए आवश्यकीय कर्म, आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में। अनुमति कर्म, अनुसरण योग्य, आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में है। तो ये मति, सुमति और अनुमति के आधार पे कर्मों की बात की है। तो सुकर्म जन्य यानी मति मान्य कर्म का मतलब सामाजिक कर्म है जो आचरण एवं व्यवहार के रूप में दिखते हैं। सुमति कर्म, सुमति सुकर्म समाज के लिए जो आवश्यकीय कर्म है। समाज के लिए आवश्यकीय कर्म जो है व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है ना, शिक्षा संस्कार से लेके स्वास्थ्य संयम तक।
का आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में, और अनुमति अनुपम कर्म है, अनुसरण योग आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में है। सुकर्म ही सद्बुद्धि है, सत्प्रवृत्ति, सुबोध, सद विज्ञान, सामाजिकता एवं सत संकल्प है। तो जो सुकर्म जन्य बुद्धि का प्रत्यक्ष रूप कैसे होगा, तो सद्बुद्धि, सत्प्रवृत्ति, सुबोध, सद विज्ञान, सामाजिकता एवं सत संकल्प के रूप में होगा। और दुष्कर्म जन्य अमति, अमान्य कर्म यानी असामाजिक कर्म के रूप में, और आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में कुमति, कुमति यानी कुत्सित कर्म, विशेष रूप से निषिद्ध कर्म, आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में दुर्मति यानी दुष्ट कर्म, आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में गण्य है, जैसे पर धन, पर नारी, पर पीड़ात्मक कार्यक्रम। ऐसा अंकल, इसमें ना जब सद्बुद्धि, सत्प्रवृत्ति, सुबोध और सद्विज्ञान कह रहे हैं, है ना, तो सद क्यों लगाया? हाँ। मतलब विज्ञान होगा तो फिर वो ज्ञान तो वैसे ही होगा ना, क्योंकि मतलब पूरी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत, और बुद्धि भी और बोध भी सारा समाधान का ही होगा ना। तो उसमें सद और सु का क्या मतलब आ रहा है? सत संकल्प मतलब अगर कोई संकल्प हो रहा है तो वो मतलब किसी अव्यवस्था के लिए तो संकल्प वैसे भी नहीं होगा ना। लेकिन जिद हो सकती है ना, अच्छा। जिद हो सकती है, असामाजिकता हो सकती है, विज्ञान जो है दिशा विहीन हो सकता है, सुबोध जो है, सुबोध की जगह मान्यताएं हो सकती हैं, सत्प्रवृत्ति की जगह गलत प्रवृत्तियां हो सकती हैं। अच्छा। सद्बुद्धि का मतलब है जब बुद्धि अहंकार से मुक्त है ना, अच्छा। नहीं तो बुद्धि अहंकार के रूप में हो सकती है। इस अर्थ में इसको समझना, ठीक है ना। ये कासा वाले पर एक बार थोड़ा ना, कासा आकृति वगैरह जो मानव में 3 प्रकार के काम कार्य है ना, एक कार्य है जो अनुभव आयाम के कार्य हैं, है ना, दूसरे कार्य हैं जो विचार आयाम के हैं, और तीसरे कार्य जो है वो व्यवहार व्यवसाय आयाम के हैं। उस अर्थ में है ये जो मेधा की बात कर रहे हैं, विचार आयाम में पूर्णता है, अनुभव और विचार आयाम में पूर्णता की बात है। और फिर जब वो अभिव्यक्त होता है व्यवहार में, है ना, तब आकुति है, और जब ये कार्य रूप लेता है तब वो कासा है। बढ़िया। इसीलिए मैंने कहा था कि कासा क्रिया शक्ति है और आकुति इच्छा शक्ति है, वो ज्ञान जो है मेधा ज्ञान शक्ति। इससे संबंधित कोई डालना पोस्ट आप? हाँ जी, इसकी एक चार्ट बनाया हुआ है, वो आपको डाल देंगे, शायद आपने देखा हो, उसमें डाला हुआ है एक चार्ट है इसका। हाँ जी, इसमें और एक सद्बुद्धि और सुबोध, उसमें क्या फर्क है? कुछ फर्क दिखता नहीं है सद्बुद्धि और सुबोध? एक्चुअली जब बुद्धि में अहंकार होता तब वो सद्बुद्धि नहीं है ना। बुद्धि में अहंकार का मतलब है जब बुद्धि स्वयं को आत्मा की जगह स्वयं को मैं माने रहती है ना, तब उसको सद्बुद्धि नहीं बोलेंगे, है ना। और सुबोध? और सुबोध का मतलब है जब बोध संपन्न नहीं होता है ना, जब बोध संपन्न नहीं रहता तो मान्यताएं रहती हैं उस समय। तो हम वैसे दोनों सेम नहीं है, सद्बुद्धि और सुबोध के? सुबोध हो, हाँ, लेकिन ये सब ठीक ही है, लेकिन इसके थोड़े थोड़े से मीनिंग है। ये सब शब्दों का प्रयोग जो है परंपरा में किया गया है, तो उस अर्थ में यहाँ पर इन शब्दों को एक निश्चित अर्थ में व्यक्त किया गया है ना। अब जैसे सत्प्रवृत्ति लिखा है ना, सत्प्रवृत्ति, तो सत्प्रवृत्ति का मतलब है जिसको हम लोग असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभयता बोलते हैं ना, उस अर्थ में ये सत्प्रवृत्ति।
हाँ और यदि इसके विपरीत है, सुविधा संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान और भय के रूप में है, तो वो सद प्रवृत्ति नहीं होगी, है ना। ये सब ऐसे सद विज्ञान, तो अभी जो विज्ञान है वो समस्याकारी है, सद विज्ञान नहीं है। सद विज्ञान का मतलब जो व्यवस्था के अर्थ में विज्ञान है, यानी जिसको विवेक संबंध विज्ञान कह रहे हैं, वो सद विज्ञान है। नहीं तो ये भ्रमित विज्ञान है या समस्याकारी विज्ञान है। ऐसे ही सामाजिक। हाँ जी बोलिए। ये सुबोध चित्त का लेवल पर, समझ मान्यता चित्त के लेवल पर रहती है, तो ये सुबोध मतलब वो जो ये सभी जीवन में ही रहती है, जिनको सभी अपन, जीवन में। हाँ ठीक। हाँ सभी जीवन में ही रहती ठीक है ना। हाँ जी ठीक है भैया। और इन्हीं के ये जीवन में ही रहती हैं और ये जीवन से मानव परंपरा में अभिव्यक्त होती है। जैसे अब सद विज्ञान है, तो सद विज्ञान की समझ जीवन में रहती है, लेकिन उसका जो व्यवहारिक प्रयोग है वो व्यवस्था में रहता है। जैसे सामाजिकता जो है वो मूल्य निर्वाह की स्वीकृति या कर्तव्य दायित्व के परिपालन के रूप में जीवन में स्वीकृति रहती है, लेकिन सामाजिक पर समाज, राष्ट्र के में क्रमशः रहती है ना। ऐसे ही जो संकल्प है, सत संकल्प है ना, सत संकल्प होता तो अंदर में है, जीवन में, बुद्धि में, लेकिन ये संकल्प हमको फिर व्यवस्था में भी दिखता है। यानी प्रमाणित करने की जो तीव्र इच्छा है या दृढ़ता है या निष्ठा है, उस रूप में सत संकल्प दिखता है ना। ठीक है भैया। जैसे एक व्यक्ति में भी दिखता है, एक परिवार में भी दिखता है। जैसे एक परिवार निश्चित करता है हमको सामाजिकता में भागीदारी करना है ना, तो वो परिवार का सत्संकल्प है। जैसे कोई ग्राम तय करता है कि हमको ऊपर की व्यवस्था के साथ भागीदारी करना है, या नीचे के लोगों के लिए जो है हमको जो भी उपलब्धि है उसको नीचे के लोगों तक पहुंचाना है ना, यानी परिवार समूह तक और परिवार तक। तो ये सत संकल्प पूर्वक ही होता है ना। हाँ जी। भैया ये कोविड का मतलब क्या है? हेलो, ये कोविड का मतलब क्या है? कोविद कलाविद, उसमें कोविद मतलब? तो कवि जो है बौद्धिक पक्ष है, कोविद व्यवहार पक्ष है, और कलाविद जो है वो व्यवसाय पक्ष है। जो हम प्राकृतिक है ना, इसमें प्राकृतिक ऐश्वर्य के ऊपर जो है जब इसका प्रयोग करते हैं वो कलाविद है, और जब व्यवहार में करते हैं वो कोविद है, और जब इसको विचार में करते हैं तब कवि है। ऐसा ठीक है भैया। इसको परिभाषा में देखना है भैया। हाँ देख लीजिए, बता दीजिए। हाँ जी, तो जैसे सुबोध की परिभाषा है सत्यबोध, सद्बुद्धि की जो परिभाषा है वो है सत्यबोध संपन्न बुद्धि, है ना। ठीक है। तो मतलब जैसे सद्बुद्धि और सुबोध तो एक ही लगते हैं, है ना। और सद प्रवृत्ति को बताया है सत्य में अनुभव मूलक प्रवृत्ति प्रमाण। फिर कोविद को शायद कलाविद को भैया बताया है, एक मिनट, कलाविद को बताया है अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, कार्य व्यवहार में पारंगत। हाँ जी। कलाविद को। हाँ जी। मुझे लगता है कोविद शायद इसमें नहीं है, लेकिन कभी भी नहीं है ना, कभी भी नहीं है। लेकिन कोविद को जो है प्रचलित परंपरा में प्रकांड विद्वान के अर्थ में लोग जानते हैं। इसको आप ऐसा, हाँ इसको आप ऐसा देख लीजिए, जैसा मैंने अभी बोला ना कि जब हम इसको व्यवस्था में प्रमाणित करते हैं ना, यानी जिसको हम लोग अर्थव्यवस्था कह रहे हैं उसको प्रमाणित करते हैं, और जो व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में प्रमाणित करती है वो कलाविद है, और जब ये व्यवहार में प्रमाणित होता है वो कोविद है, और जब विचार में प्रमाणित होता है कवि है। ठीक बात है भैया, है ना। उसी अर्थ में इसको समझेंगे तो आशय आपको स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे अपन ने ये शब्दों के जो आशय निकाले थे वो वही हैं जो परिभाषा में आ रहे हैं ना।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। और आगे बढ़े? अब भैया कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। फिर जो है मैंने नहीं मनार भाई पूछ रहे थे। नहीं वो हो गया। हो गया ना? हाँ ठीक। ठीक है, ठीक। भैया आगे बढ़े। नहीं अंकल, इसमें हाँ जो बेटा। अर्थव्यवस्था बोली है वो अर्थव्यवस्था क्या मतलब इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था बोली है या कुछ और अर्थव्यवस्था, क्या मतलब व्यवस्था में प्रमाण समझ में आता है, तब उसमें ये बोला कि अर्थ में व्यवस्था, तो अर्थ में व्यवस्था का क्या अर्थव्यवस्था मतलब? का मतलब होता है कि शरीरों के पोषण संरक्षण के लिए आर्थिक कार्यक्रम, वो धन अर्थोपार्जन का बंधन वाला। अर्थोपार्जन है ना, अच्छा। उस रूप में अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो है समग्र व्यवस्था की अंगभूत होती है। अच्छा। तो समस्त जो समग्र व्यवस्था है उसमें अर्थव्यवस्था के अलावा अखंड समाज व्यवस्था है और मानवीय संविधान व्यवस्था है ना। तो एक अखंड समाज व्यवस्था है जो परिवार से लेके विश्व परिवार, एक संविधान व्यवस्था है। संविधान व्यवस्था का मतलब होता है परिवार सभा से लेके विश्व परिवार सभा चलाने की विधि प्रक्रिया, विधि विधान संविधान है ना, विधि विधान के रूप में। और तीसरी व्यवस्था है जिसको हम लोग कह रहे हैं अर्थव्यवस्था, यानी शरीर के पोषण संरक्षण के लिए अर्थोपार्जन, यानी तन मन धन के रूप में अर्थ है, अर्थोपार्जन के रूप में अर्थव्यवस्था। इन तीनों के बीच में संतुलन, एक सूत्रता और सामरस्यता है ना, ये तीनों की आवश्यकता है। यदि ये तीनों में एक सूत्रता, सामरस्यता है ना और एकत्व आता है, उसी स्थिति में संतुलन बिंदु को पाया जा सकता है ना। वही अभीष्ट सिद्धि के रूप में है, क्योंकि संतुलन पूर्वक ही है ना सुख की निरंतरता का अनुभव हो सकता है ना? ठीक है। तो मतलब कलाविद केवल अर्थव्यवस्था के उसमें प्रमाणित होने के लिए है, सब व्यवस्थाओं में नहीं? हाँ, अर्थव्यवस्था में जैसे कलाविद में कोविद शामिल है, कोविद में कवि शामिल है ना। जब व्यवहार जो होता है उसमें विचार पक्ष शामिल रहता ना, और जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें व्यवहार पक्ष शामिल होता है। अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था को आप समझेंगे तो ये कब संभव है, जब स्वायत्त मानव हो जाएगा। तो स्वायत्त मानव परिवार मानव बनता है ना, तभी आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है। तो स्वायत्त मानव बनने का काम जो है बौद्धिक काम है ना, जिसमें हम समाधान को उपलब्ध हो गए। अब जब वहां से हम परिवार मानव बने, यानी परिवार में जो संबंध है उसमें निर्वाह की निरंतरता स्थापित हो गई है ना। यदि परिवार में संबंधों में हार्मोनी बन गई, इसके बाद ही आवश्यकता से अधिक उत्पादन जो है वो संभव होता है। तो इसलिए जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन है उसमें व्यवहार शामिल रहता है, न्यायपूर्ण व्यवहार, और न्यायपूर्ण व्यवहार में समाधान शामिल रहता है, समझ शामिल रहती है ना। तो जैसे बाबा जी ने जो सारे सूत्र लिखे हैं ना, वो कवि हैं, वो कवि के रूप में है, इसलिए ये काव्य है। जितने भी दर्शन है ना, इन सबको काव्य भी कहा गया है। तो काव्य को रचना करने वाला कवि है ना। और जब ये कवि यानी जो काव्य है यानी जो दर्शन है या जो भाव है ना, भाव को अभिव्यक्त किया ना, यदि वो व्यवहार में प्रमाणित करता है कोई व्यक्ति, तो वो कोविद है, व्यवहार कुशल जिसको बोल सकते हैं, है ना। और कलाविद का मतलब जो कार्य कुशल है, जो किसी भी कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से कर देता है, बिना किसी त्रुटि के कर देता है, ऐसा व्यक्ति कलाविद है। ऐसा ठीक है। हाँ ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो दुष्कर्म जन्य अमति, उसको कह रहे हैं असामाजिक कर्म। असामाजिक कर्म ही जो है बाबा जी ने कहा परधन के रूप में रहता है ना। असामाजिक कर्म आचरण कार्य व्यवहार के रूप में, और कुमति यानी कुत्सित कर्म
जिसको हम लोग पर नारी पर धर्म पर पुरुष कह रहे हैं, है ना, उस रूप में कुत्सित कर्म यानी विशेष रूप से निषिद्ध कर्म आचरण और कार्य व्यवहार में, और दुर्मति यानी दुष्ट कर्म आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में, जिसको हम लोग पर पीड़ात्मक काम कह रहे हैं, दूसरे को मारना, हत्या करना, चोट पहुंचाना आदि आदि, दुखी करना, ये सब पर पीड़ात्मक। इन सबको मिला के दुष्कर्म जन्य बुद्धि बोला है, प्रवृत्ति बोला है, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं इसलिए प्रवृत्ति शब्द का उपयोग किया है इसमें, है ना। तो विषयान्वेषण प्रवृत्ति दुष्कर्म में और ऐष्णान्वेषी बुद्धि सत्कर्म में एवं सत्यान्वेषी बुद्धि योग अर्थात जागृति में प्रशक्त प्रयास एवं अभ्यासरत है। तो ये तीनों प्रकार की जो अन्वेषण है, अन्वेषणात्मक जो तीन प्रकार की प्रवृत्ति है, विषयान्वेषी, ऐष्णान्वेषी और सत्यान्वेषी, इनमें तीनों का भेद इसमें स्पष्ट किया है। विषयान्वेषी दुष्ट कर्म में, ऐष्णान्वेषी बुद्धि सत्कर्म में, और सत्यान्वेषी बुद्धि जो है योग में यानी जागृति में प्रशक्त प्रयासरत और अभ्यासरत है, ऐसा। इसका विश्लेषण आ ही चुका है पहले, है ना। इसके बाद है प्रत्येक मानव सहज प्रवर्तन वातावरण अध्ययन एवं संस्कार के योगफल में प्रत्यक्ष है। प्रत्येक मानव सहज प्रवर्तन वातावरण अध्ययन एवं संस्कार के योगफल में है। जो वातावरण है वो दो प्रकार से है, प्रकृति यानी प्राकृतिक वातावरण और दूसरा मानवकृत वातावरण। मानवकृत वातावरण का मतलब शिक्षा व्यवस्था के रूप में है। शिक्षा व्यवस्था ही मानवकृत वातावरण का प्रत्यक्ष रूप है। फिर इसके बाद है मानव मात्र का संस्कार। मानव मात्र का संस्कार अन्वेषण त्रय में ही स्पष्ट होता है, यानी उसमें कुसंस्कार है या उसमें संस्कार है या सुसंस्कार है ना, ये ऐष्णा तय से ही स्पष्ट होता है। यानी विषयान्वेषण, ऐष्णान्वेषण और सत्यान्वेषण में ही मानव मात्र का जो संस्कार है वो स्पष्ट होता है। फिर प्राकृतिक वातावरण की गणना प्रत्येक भूमि में पाए जाने वाले शीत, उष्ण एवं वर्षामान का संतुलन सहित मानवेतर प्रकृति, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, तीनों अवस्थाओं से संबंधित रहता है। जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें शीत, उष्ण, वर्षामान इनका संतुलन बना रहना और ये तीनों अवस्थाओं के साथ इसका संबंध रहता है। उसी के योगफल में प्राकृतिक वातावरण बनता है। जैसे पदार्थावस्था में यदि हम खनिजों का अत्यधिक दोहन करते हैं उससे भी प्राकृतिक वातावरण डिस्टर्ब होता है। यदि हम जंगलों को काटते हैं, जितना हम जंगलों से उत्पादन करते हैं उनका संरक्षण किए बिना उनको काटते हैं या उनको कम करते हैं या बनाए नहीं रखते हैं, उस स्थिति में भी प्राकृतिक वातावरण जो है बिगड़ता है। प्रत्येक भूमि पर जो प्राकृतिक वातावरण वर्तमान है वह उस भूमि में पाए जाने वाले खनिज एवं वनस्पति की राशि पर आधारित है। यह उस भूमि के विकास पर आधारित है। मानव के आने से पहले ही ये तीनों जो हैं वो विकसित हो गए थे, है ना। किसी भी भूमि पर ज्ञानावस्था के मानव की अवस्थिति घटना के पूर्व जीव व वनस्पतियों का समृद्ध होना अनिवार्य है और इससे पूर्व जल का होना आवश्यक है। जैसे इस पृथ्वी पे पहले जल आया, उसके बाद फिर वनस्पति, फिर जीव संसार, और जब ये तीनों समृद्ध हो गए तभी मानव का अवतरण जो है वो इस भूमि पर हो सका है, या मानव की अवस्थिति के रूप में या मानव के प्रकटन के रूप में, है ना। ये इस पे जो ये लिखा है ये खनिज एवं वनस्पति की राशि पर आधारित है,
तो राशि मतलब हाँ। क्या हो गया, ये जो भूमि का प्राकृतिक वातावरण। जैसे जैसे जंगल हैं, जो जंगल है ना, तो जी जंगल जितने भी हैं, यदि उसको हमने काट के उनको कम कर दिया तो उससे जी प्राकृतिक वातावरण में असंतुलन हो जाए। तो राशि का मतलब क्वांटिटी जो बोल रहे हैं। अच्छा। इसी तरीके से खनिज है, तो जो खनिज जहां पर है पृथ्वी में, यदि वहां से निकाल के हमने उसका दोहन कर लिया, उससे भी प्राकृतिक वातावरण में असंतुलन पैदा होता है। जैसे खनिज तेलों का ही देख लीजिए, कोयला और खनिज तेल है ना, ये दो खनिज हैं। इन खनिजों को हमने निकाला और इनका दोहन कर लिया, उसके कारण से प्राकृतिक वातावरण जो है प्रदूषित हो गया। तो हाँ, तो वातावरण के मुझे ऐसा लगा जैसे लोकल क्लाइमेट की बात हो रही भी है, जैसे कोई कोई एरिया बहुत गर्म होते हैं, कोई कोई में 3 ऋतुएं आती हैं, कहीं कहीं पे एक दो ही मेजर आता है, तो वो वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट डिपेंड्स अपॉन लोकल खनिज एंड वनस्पति, ऐसा मुझे ऐसा लगा इसका मतलब। नहीं नहीं, यहाँ पर जो भी बात चल रही है ना, वो लोकल नहीं, पूरी पृथ्वी के संदर्भ में बात चल रही है। अच्छा, ओके। अच्छा, इसमें क्या है कि लोकल के साथ साथ वैश्विक स्तर पे भी संतुलन की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कहीं पे जंगल ज्यादा है और हमने जंगल काट के वहाँ खेत बना दिए, तो वहाँ का जो लोकल वातावरण है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उससे बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आएगा। जीव जंतुओं के पैटर्न्स पे है ना, वनस्पति के पैटर्न पे, आदि पे, आदमी के स्वास्थ्य पर, इस सब पे अंतर आएगा। और भूमि का विकास जो बोला भी है, भूमि का विकास कैसे, मतलब भूमि का विकास? जैसे जैसे ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी में पहले क्या हुआ कि पदार्थ राशि संगठित हुई, उसके बाद उसमें पानी आ गया, पानी आने से रासायनिक क्रिया शुरू हुई, रासायनिक क्रिया होने से क्या हुआ, तो प्राण कोशाएं आ गई, प्राण कोशाओं से वनस्पति संसार आ गया, फिर वनस्पति संसार जो है और समृद्ध हुआ या विकसित हुआ तो उसको जीव संसार आ गया। इस अर्थ में भूमि के विकास की बात। ठीक है, जिसको हम लोग मट्टी, तो मट्टी भी बनती ऐसे ही है ना, कि जो वनस्पति और जीव संसार जो क्षय होता है उसके कारण से मट्टी में फर्टिलिटी बढ़ती है ना। तो यहाँ भूमि विकास की बात कह रहे हैं। तो प्रत्येक भूमि का मतलब जैसे पृथ्वी की बात पर, तो वातावरण वर्तमान है वह उस भूमि पे पाए जाने वाले खनिज व वनस्पति की राशि पर आधारित है। तो इसको आप लोकल और ग्लोबल दोनों तरीके से देख सकते हैं ना। यह उस भूमि के विकास पर आधारित है। जैसे जब हम ये कह रहे हैं कि यह इस भूमि के विकास पर आधारित है, और उससे पहले ये कहा ही है कि इस सब के लिए नीचे नीचे जो कहा गया कि किसी भी भूमि पर ज्ञानावस्था के मानव की अवस्थिति की घटना से पूर्व जीव व वनस्पति का, इसके पूर्व जल होना आवश्यक। हाँ जी, कोई बोल रहे हैं क्या? भैया मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। प्रत्येक भूमि पर जो प्राकृतिक वातावरण वर्तमान है वह उस भूमि में पाए जाने वाले खनिज एवं वनस्पति की राशि पर आधारित है। इसको क्या इस रूप में देख सकते हैं कि जैसे एक रेगिस्तान है तो वहां का वातावरण बिल्कुल अलग है क्योंकि वहां जो भूमि का विकास हुआ वो विकसित होकर के वो रेगिस्तान के रूप में अब तक आ पाया है। तो वहां का वातावरण अलग है। और जहां हम जैसे एक जहां खेती वगैरह हो रही है वैसी जो भूमि है उसका विकास अलग ढंग से हुआ, इसलिए वहां का वातावरण अलग है। तो ये इस रूप में देख सकते हैं क्या हम लोग? लेकिन जो बोल रहे थे उससे नीचे का जो उससे हाँ, जो नीचे का सेंटेंस है ना, हाँ, वो पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है। हाँ, वो पूर्ण जैसा आपने बोला ना कि एक ग्लोबल में भी देखना है परिप्रेक्ष्य में और एक लोकल परिप्रेक्ष्य में भी देखना है। हाँ, तो वो ये भी मैंने कहा क्या है, अब जो वातावरण है वो तो अखंड है। हाँ, अब मान लीजिए हम रेगिस्तान में किसी विधि से खेती करने लगते हैं, नहीं वहां तो हो नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए कायदे से।
नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मान लीजिए हम लोग किसी विधि से टेक्नोलॉजी डेवलप करके कर लेते हैं ना, हाँ हाँ, तो जो ग्लोबल जो वातावरण का संतुलन है वो बिगड़ेगा उसके कारण। बिगड़ेगा, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। उसी को हम लोग साइंटिस्ट लोग जो है अलग अलग प्रकार के इफेक्ट बोल रहे हैं, जैसे एल नीनो इफेक्ट बोलते हैं ना। एल नीनो का मतलब होता है जैसे कहीं पर एक गर्म वायु क्षेत्र है जिसको अपन रेगिस्तान कह रहे हैं। यदि एक गर्म वायु का क्षेत्र जो है कोई 100 किलोमीटर आगे सरक जाता है, तो जिस जगह पे रेगिस्तान नहीं वहां रेगिस्तान बनने की क्रिया तेज हो जाएगी, है ना। और जहां से हट गया है वहां पर वनस्पति उगना शुरू हो जाएगी। तो यदि मान लीजिए हम इसके असंतुलन, क्योंकि पृथ्वी तो संतुलन में बने रहेगी, है ना। जब भी असंतुलन मानव के हस्तक्षेप से होगा, प्रकृति वापस संतुलन होने के लिए गतिशील होगी। तो गतिशील होगी तो बहुत सारा क्रियाकलाप होगा, है ना। जैसे आंधी आएगी, तूफान आएगा, या कैटरीना जैसे ये आएंगे, चक्रवात आएंगे, है ना। या अतिवृष्टि होगी, या अति शीत हो जाएगा, या अति उष्ण हो जाएगा। ये सब चीजें जो हैं वो वहां पर, और जब ये सब होगा उसके अनुकूल जो है वनस्पति संसार में भी परिवर्तन आएगा, यानी जो उनके उत्पादन पैटर्न है उनमें भी परिवर्तन आएगा। तो इसलिए जो मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद में जो अर्थशास्त्र है वो इस बात को प्रस्तावित कर रहा है कि जहाँ जो है उसको हस्तक्षेप किए बिना मानव अपने जीने को तय कर सकता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर जंगल है तो वहाँ कृषि के अलावा जो है वन उपजों के ऊपर जो है निर्भर होके काम किया जा सकता। अब वो वन उपज के अलावा जो कृषि योग्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको विनिमय विधि से प्राप्त किया जा सकता है ना। और इस विनिमय को हम स्थापित कर सकते हैं। इस तरीके से हम संतुलन को बनाए रख सकते हैं इस पृथ्वी पे, और अनंत काल तक इस पृथ्वी पे रह सकते हैं। नहीं तो संकट पैदा हो जाएगा जो हो गया है ना। ठीक है। तो इसलिए वो दोनों बातें आपने जो कहा वो भी वैसा सही कहा, लेकिन हम किसी भी वातावरण को फ्रेगमेंटेशन में नहीं देख सकते, है ना। सारा जो प्राकृतिक वातावरण है वो अखंडता में ही दिखेगा। तो फिर यहाँ प्रत्येक भूमि जो लिखा है वो हम धरती के लिए मान के प्रत्येक चले। भूमि यानी धरती के लिए, ठीक है। ठीक। जब अपन कह रहे हैं ना भूमि स्वर्गताम यातु, तो भूमि का मतलब इस पृथ्वी के लिए है ना। तो किसी भी भूमि पर ज्ञानावस्था के मानव की अवस्थिति की घटना, यानी उसके प्रगटन होने की जो घटना है, उससे पूर्व जीव व वनस्पति का समृद्ध होना अनिवार्य है। इसके पूर्व जल का होना आवश्यक है। प्रत्येक भूमि पर अधिकतम, न्यूनतम, शीत उष्ण और वर्षा मान की सीमा में ही जीव एवं मानव अपने जीवनी क्रम और जीवन के कार्यक्रम को संपन्न करने में समर्थ हुए। ठीक है ना। प्रत्येक भूमि पर यानी पृथ्वी पर, अपनी पृथ्वी पर किसी अधिकतम या न्यूनतम, शीत उष्ण और वर्षा मान की सीमा में जीव एवं मानव अपने जीवनी क्रम में और जीवन के कार्यक्रम को संपन्न करने में समर्थ हुए हैं। प्राकृतिक वातावरण का संतुलन भी मानव सहज जागृति के लिए सहयोगी है। यानी मानव के लिए प्राकृतिक वातावरण का संतुलन भी जागृति के लिए, है ना, सहयोगी है। यदि ये असंतुलन होगा तो मानव अपने जागृति के क्रम में ना लग के इसके प्रभाव में परेशान रहेगा, है ना। जैसे अभी हैं हम लोग पूरे वातावरण जो खराब हो गया, प्राकृतिक वातावरण को, उसको ठीक करने में मानव का ऊर्जा लगा हुआ है, और उनमें से जितना हम ठीक करते हैं उससे बिगाड़ने वाले उससे ज्यादा ही होते हैं। अभी हम लोग देख ही रहे हैं, जैसे हम ठीक करने का, कोरोना का ठीक करने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बिगाड़ने में लगे ही रहते हैं, इसलिए ये इतने जल्दी नियंत्रण में नहीं आ पा रहा है। वैसे ही प्रकृति का सारा वातावरण
तो प्राकृतिक वातावरण का संतुलन भी है ना, तो प्राकृतिक वातावरण का संतुलन भी मानव सहज जागृति के लिए है ना सहयोगी है, ऐसा कह रहे हैं। फिर पेज नंबर 8 ये इस वजह से एक आपने चीज बोली कि वातावरण को अपन फ्रेगमेंटेशन में नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दिल्ली में जो पोल्यूशन है और आदमी अगर चाहता है कि उस वातावरण से निकल के किसी गांव में चला जाए जहां वातावरण अच्छा है, तो वो अपनी जागृति के लिए अपने उसके लिए कोशिश करने के रूप से अगर वो चेंज करना चाहता है वातावरण, तो उसमें तो वो वातावरण को फ्रेगमेंटेशन रूप में देखना पड़ेगा ना भैया, कि दिल्ली लोकल एरिया भी खराब है, पर्टिकुलरली वहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, तो चलो कहीं और सेटल होते हैं और वहाँ अपनी जागृति क्रम को बढ़ाएंगे। तो ये तरीका सोचने का सही है, वातावरण को देखने का इस तरीके से। हाँ, ये जब आप एक व्यक्ति के रूप में सोचते हैं ना जी, जब इसको मानव परंपरा के रूप में सोचते हैं तो ऐसा संभव नहीं होता है ना। हाँ जी जी, ठीक है, समग्रता में जब हम सोचते हैं, जैसे दिल्ली में वातावरण खराब हुआ, धीरे धीरे गांव का वातावरण भी खराब हो रहा है। दिल्ली के वातावरण का प्रभाव जो है कम से कम 200 किलोमीटर तक फैल गया है ना, 200 किलोमीटर है ना। अच्छा, ये 200 किलोमीटर तो मेजरेबल है जो हमको दिख रहा है ना। लेकिन जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, अब दिल्ली में करोड़ों गाड़ियां चलती है, करोड़ों एसी चलते हैं है ना, और इंडस्ट्री भी है, तो इन सब से जो ऊष्मा आती है वायुमंडल में है ना, वातावरण में, तो वो ऊष्मा दिल्ली तक केंद्रित थोड़ी रहती है, वो पूरी पृथ्वी पे जाती है। जैसे बाबा जी हम लोगों से कहा करते थे कि जब वो अमरकंटक आए थे तो ठंड के दिनों में अच्छी खासी बर्फ जम जाती थी। अब वो बर्फ नहीं जमती है ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गई। तो ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है, और जैसे हम लोग देख रहे हैं हिमालय पिघल रहे हैं है ना, या उत्तरी ध्रुव जो है वो पिघल रहे हैं। अब उत्तरी ध्रुव में और हिमालय पे तो कोई गाड़ियां नहीं चल रही, ना एसी चल रहा है। जी जी जी। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका प्रभाव वहां जा रहा है। इसी तरीके से प्रदूषण है, तो प्रदूषण जो है जितना वायुमंडल में रहता है, ये वायुमंडल में फैलता ही रहता है, ये लोकलाइज नहीं रहता है। जैसे मान लो हम अपने घर में प्रदूषण करें तो ऐसा नहीं होगा कि वो प्रदूषण हमारे घर तक सीमित रहेगा, है ना जी। तो वो आसपास में जाएगा, आसपास से हवा से वो कहीं ना कहीं जाएगा, क्योंकि हवा जो है वो तो दौड़ती रहती है उत्तरी ध्रुव से है ना भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। तो ऐसा हवा का जो प्रवाह है वो निरंतर बना ही रहता है। तो हवा बहेगी तो हवा में जो भी रसायन होंगे वो भी उसके साथ उड़ेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन जो भी मानव के लिए कोयला और पेट्रोलियम से जो भी है ना घातक रसायन जो हवा में आ गए हैं, वो घातक रसायन पूरी दुनिया में असर डालते हैं। तो जंगलों में जहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है तो जंगलों पे भी असर डालते हैं, ऐसा असर देखने को मिलता है हम लोगों को। इसी तरीके से जैसे हमने मान लीजिए कि अमेरिका ने अपने देश में बहुत सारे परमाणु परीक्षण किए, तो हम ये सोचें कि अमेरिका की भूमि पे ही उसका असर होगा, उसके है ना टेक्टोनिक इम्बैलेंस के रूप में, तो ऐसा नहीं है। उसका असर पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि जब परमाणु विस्फोट करेंगे तो बहुत बड़े इलाके, बहुत बड़े क्षेत्र में जो है उनकी जो कंपन है, जो वेव्स हैं, वो वेव्स जाएंगी और उसके कारण से रेडिएशन जाएगी, रेडिएशन भी और वेव भी, कंपन भी जाएगा ना उनका। हाँ, क्योंकि वहां पर विस्फोट होगा, तो जो उसके कारण से जिसको हम लोग सेस्मिक वेव्स बोलते हैं ना, सेस्मिक वेव्स बोलते हैं, वो सेस्मिक वेव जो है वो फैलेंगी और वो जहां जहां जाएंगे वहां वहां डैमेज करेंगे। तो इसलिए पूरी पृथ्वी पे उसका असर आता है। ठीक है, जी भैया। इसके बाद लिखा है, तो ये इस कर्म दर्शन की एक खासियत है कि ये व्यक्ति से लेके सर्व मानव और सर्व मानव से लेके जिसको हम लोग सार्वभौम व्यवस्था कहते हैं ना, शेष तीनों जो अवस्थाएं हैं उनके साथ मानव के कर्म को देखने का प्रयास है ना। ये जो कर्म और फल है ना,
क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता है, फल भोगने की नहीं है। यदि हमारे अंदर जागृति नहीं है तो फिर हमको फल भोगने पड़ेंगे, दुष्फल जिसको हम करें वो भोगना पड़ेंगे। तो पहले जो कर्म और फल की बात आई है ज्यादातर वाङ्मयों में, जो आदर्शवादी वाङ्मय है, तो उनमें कर्म को व्यक्तिवादी मान लिया गया है। यदि हम अच्छा करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा, हम अच्छा करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, हम खराब करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, और यदि हम खराब करेंगे तो हम बंधन में रहेंगे, ऐसा ऐसा। लेकिन यहाँ पर ये कहा कि पूरी मानव जाति जो है यदि ठीक नहीं होती है, उस स्थिति में कर्म का जो फल है, यानी जो खराब कर्म है उनका फल सभी को भोगना पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता है ना। उस अर्थ में मानव को एक इकाई मान के कर्म और फल का दर्शन जो है वो मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद में किया गया है। तो मानव को एक इकाई मान के, पृथ्वी को एक इकाई मान के, पूरे वातावरण को अखंड मान के, है ना, कर्म को विश्लेषित करना, ये इस कर्म दर्शन का मूल आशय है। इसको समझने की जरूरत है ना। आगे चलते हैं पेज नंबर 8 पे। तो संतुलन के लिए आधार आवश्यक है, ऐसा लिखा हुआ। फिर इसमें लिखा है कि सभी जगह संतुलन की जरूरत होती है। जैसे अशेष प्रकृति का संतुलन आधार सत्ता ही है। अशेष प्रकृति यानी जो जीवावस्था, प्राणावस्था और पदार्थावस्था है। तो ये तीनों प्रकृति का जो संतुलन का आधार है वो सत्ता में संपृक्त रहने के कारण है ना। और सत्ता जो है वो पूर्ण है, सत्ता अपने आप में पूर्ण वस्तु है। तो तीन अवस्थाओं की जो प्रकृति में आपस में जो संतुलन है उसका मूल कारण जो है वो सत्ता है, सत्ता ही उसका आधार है ना। इस कारण से, और सत्ता पूर्ण है। फिर लिखा है प्रत्येक क्रिया के असंतुलन का आधार नियम है। जैसे मानव जो भी क्रियाकलाप करता है उसमें नियम के साथ यदि करता है तो क्रिया में संतुलन है, नहीं तो असंतुलन है ना। फिर लिखा है कि जो आधार नियम है जो पूर्ण है, तो नियम भी पूर्ण है, सत्ता भी पूर्ण है। फिर इसके बाद लिखा है कि प्रत्येक व्यवहार के संतुलन का आधार न्याय है। तो जब व्यवहार चाहे वो एक संबंध में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे परिवार संबंधों में हो, या समाज संबंध में हो, या व्यवस्था संबंध में हो, तो संबंधों में जो संतुलन है उसका आधार जो है वो न्याय है, और न्याय जो है वो पूर्ण है। प्रत्येक विचार के संतुलन का आधार समाधान है जो पूर्ण है। तो इस तरीके से सत्ता, नियम, न्याय, समाधान, ये सभी जो है पूर्ण है। और पूर्ण में जो क्रियाएं हैं, जिसको विचार क्रिया, व्यवहार क्रिया, या जिसको व्यवसाय क्रिया करें, या प्रकृति में भौतिक रासायनिक क्रियाएं करें, यानी जीवन क्रिया और भौतिक रासायनिक क्रिया, इनमें जो संतुलन है उसका आधार जो है सत्ता में संपृक्त रहना ही है। और जो सत्ता जो है अपने में पूर्ण है। केवल मानव में कर्म स्वतंत्रता के कारण से यदि मानव सत्ता के यानी पूर्णता को पहचाने बिना, पूर्णता यानी नियम, न्याय, समाधान को पहचाने बिना यदि मानव प्रकृति के साथ यानी शेष प्रकृति के साथ जीने का प्रयास करता है, और मानव के साथ जीने का प्रयास करता है, उसमें वो असंतुलन में जाता है। असंतुलन में जाने से ही मानव में दुख है ना, पीड़ा है, आदि आदि। इसके बाद लिखा है, हेलो, हाँ जी भैया, ये अशेष प्रकृति में आपने जो तीन बोला के जो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, उसमें ज्ञान अवस्था भी आ जाएगी ना, चारों नहीं आएगा? अशेष प्रकृति का संतुलन आधार सत्ता ही है। हाँ, उसके बाद 1, 2, 3 जो है वो ज्ञानावस्था के लिए लिखे हुए हैं, है ना। प्रत्येक क्रिया के संतुलन का आधार नियम है। तो जो हम नियम की बात कर रहे हैं तो शेष प्रकृति भी आ गई और ज्ञानावस्था का मानव भी आ गया। अब जब व्यवहार की बात कर रहे हैं तो ये केवल ज्ञानावस्था की बात है। तो ज्ञानावस्था में संतुलन जो है वो
न्याय के साथ होता है। किसका संतुलन? तो ज्ञानावस्था में व्यवहार का संतुलन, है ना। इसी तरीके से ज्ञानावस्था में विचार का संतुलन समाधान से होता है। तो इसीलिए जो सत्ता है वही नियम है, जो नियम है वही न्याय है, जो न्याय है वही समाधान है, जो समाधान है वही व्यवस्था है ना। तो इस अर्थ ऊपर में तो चार आएगा ना, अशेष प्रकृति मतलब पूर्ण संपूर्ण प्रकृति बोला है ना। हाँ भैया, अशेष चारों, मतलब संपूर्ण। हाँ तो ठीक है। संपूर्ण है तो चारों अवस्था आ गई इसमें। अशेष मतलब उसमें अशेष मतलब कुछ शेष नहीं रहता है, मतलब सब कुछ आ जाता है, सब कुछ सब। ठीक, हाँ ठीक, उस रूप में अशेष है संपूर्ण प्रकृति। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इसको सुधार लेता हूँ। अशेष मतलब चारों अवस्थाओं की प्रकृति का संतुलन आधार जो है सत्ता है, जो पूर्ण है। ठीक है। इसके बाद प्रत्येक क्रिया के संतुलन का आधार नियम है। प्रत्येक क्रिया है ना, भौतिक क्रिया, रासायनिक, जीवन क्रिया, है ना। तीनों के संतुलन का आधार नियम है। फिर प्रत्येक व्यवहार, अब यहाँ पे केवल ज्ञानावस्था की बात है ना। तो प्रत्येक व्यवहार के संतुलन का आधार न्याय है, और प्रत्येक विचार के संतुलन का आधार समाधान है, क्योंकि व्यवहार और विचार की क्रिया जो है बाकी शेष प्रकृति में नहीं है। तो इसलिए जो ज्ञानावस्था का जो मानव है वो विचार के संतुलन, व्यवहार के संतुलन पूर्वक और व्यवस्था पूर्वक ही जो है वो संतुलन में आता है। प्रत्येक व्यक्ति में अनुभव का आधार सह अस्तित्व रूपी परम सत्य है, जो समग्र है ना। इसीलिए व्यवस्था को समग्र व्यवस्था कहते हैं। यानी पूर्ण में जो क्रियाएं हैं उसकी संपृक्तता में ही संतुलन बिंदु को पहचाना जा सकता है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जो सत्ता, नियम, न्याय और समाधान और व्यवस्था, ये सब एक ही वस्तु के नाम है ना, जिसको हम लोग पूर्ण सत्ता कह रहे हैं या व्यापक वस्तु कह रहे हैं। इसलिए नियम, न्याय और समाधान की व्यापकता सिद्ध होती है। ठीक है। फिर से इसको बोलिए, आपने जो सत्ता के ही ये नाम है, आपने जो बोला फिर से रिपीट करिए भैया। ये सत्ता के ही नाम है, नियम, न्याय, समाधान आदि, ये सब सत्ता के ही नाम, जो पूर्ण है। ये सभी पूर्ण है, और इन पूर्ण में जो क्रियाएं हैं, जो विचार, व्यवहार, क्रिया है, यानी भौतिक, रासायनिक, जीवन क्रियाएं हैं, वो सब इसी पूर्ण में ही संतुलन में होती हैं। अभी मतलब ज्ञान अवस्था में आने के बाद की बात है ये। हाँ। बट अपन जो प्रकृति बोल रहे हैं, तो प्रकृति में तो भ्रमित अवस्था में जो आदमी वो भी आ गया ना, उसमें उसका भी आधार सत्ता ही है, लेकिन वो पहचान नहीं पाया, इसलिए वो अनबैलेंस, इसलिए उसकी क्रिया व्यवहार सब अनबैलेंस है। इसीलिए तो कहा कि वो नियम से नहीं, न्याय से होता है। तो जब तक वो न्याय को नहीं पहचानता है तब तक उसमें संतुलन का पहचान नहीं होता है ना। और उसका जो शरीर है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वो नियम से ही नियंत्रित रहता है। भ्रमित मानव का जो शरीर है वो नियम से नियंत्रित रहता है, लेकिन शरीर से जीवन के नियंत्रण का शरीर क्रियाओं के माध्यम से, यानी हम करेंगे संवेदना, जीवन को नियंत्रण, जीवन में नियंत्रण होता नहीं। तो जीवन में नियंत्रण जो है वो न्याय और समाधान पूर्वक होता है। जी। कोई और प्रश्न इसमें? बस तो जिसको हम लोग यहाँ पे नियम कह रहे हैं, प्रक्रिया के संतुलन का आधार नियम है। तो जब इसको मानव परंपरा में देखेंगे तो बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियम आ जाएंगे, है ना। बौद्धिक, सामाजिक, प्राकृतिक नियम के रूप में ही मानव परंपरा जो है वो नियम पूर्वक नियंत्रित होती है। तो सामाजिक नियम में न्याय आ जाएगा, है ना। बौद्धिक नियम में समाधान आ जाएगा, और प्राकृतिक नियम में जो है, जो भौतिक, रासायनिक क्रिया का संतुलन है, उस बिंदु को पहचाना जा सकता है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। प्राकृतिक मानव संतुलन, प्राकृतिक
एवं मानव संतुलन एवं असंतुलन का प्रधान कारण मानव ही है। यानी प्रकृति में जो भी संतुलन है और जो भी असंतुलन है उसका मूल कारण जो है वो मानव ही है। प्रकृति में भी जो प्राकृतिक असंतुलन है उसका कारण भी, और यदि प्रकृति में वापस संतुलन आता है उसका कारण भी मानव ही है। भ्रमित अवस्था में मानव कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है। तो कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो कर्म का फल है उस भोगने में परतंत्र है। जागृत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है, क्योंकि जागृत मानव जो है संतुलन पूर्वक जीते हैं, इसीलिए जागृत मानव जो है फल भोगते समय स्वतंत्र हैं। जागृत अवस्था में समझकर करने वाली परंपरा रहेगी। भ्रमित मानव में करके समझने वाली परंपरा है। तो भ्रमित अवस्था में हम कुछ करते हैं और करने के कारण जो दुख तकलीफ पीड़ा होती है, फिर उसको हम छोड़ के फिर उससे प्रयोग करते, ऐसा चलता रहता है। और जागृत अवस्था में पहले हम समझते हैं, इसके बाद जीते हैं। तो प्रत्येक विभव का विशेषकर मानव ही उपयोग करता है जो प्रत्यक्ष। प्राकृतिक वैभव का विशेषकर मानव ही उपयोग करता है जो प्रत्यक्ष। ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमि में आवश्यकीय मात्रा में खनिज वनस्पति को सुरक्षित रखते हुए उपयोग करना, साथ ही उसकी उत्पादन प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न न करना और सहायक होना, उत्पादन प्रक्रिया में सहायक होना ही प्राकृतिक नियमों का तात्पर्य है। यह पूर्णतः मानव का दायित्व है। ऋतु संतुलन को बनाए रखते हुए भूमि में आवश्यकीय मात्रा में, यहाँ पे भूमि का मतलब जो जमीन है उसकी बात कर रहे हैं ना। भूमि में आवश्यकीय मात्रा में खनिज वनस्पति को सुरक्षित रखते हुए उपयोग करना, साथ ही उसकी उत्पादन प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न नहीं करना और सहायक होना ही प्राकृतिक नियम का तात्पर्य है। यह पूर्णतः मानव का दायित्व है। वनस्पति एवं खनिज जिनकी उत्पत्ति की संभावना एवं क्रम स्पष्ट है, उनका उन्हीं के अनुपात में उपयोग करना उचित है, अन्यथा प्राकृतिक दुर्घटनाओं से ग्रसित होना स्वाभाविक है। वनस्पति यानी वन एवं खनिज जिनकी उत्पत्ति की संभावना एवं क्रम स्पष्ट है, उनका उन्हीं के अनुपात में उपयोग करना उचित है, अन्यथा प्राकृतिक दुर्घटना से ग्रसित होना स्वाभाविक है। शिक्षा एवं व्यवस्था ही सामाजिक संतुलन को बनाए रखने का एकमात्र उपाय है। तो शिक्षा और व्यवस्था ही सामाजिक या सामूहिक संतुलन को बनाए रखने का एकमात्र उपाय है। सामाजिक संतुलन जो है वो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य और व्यवहार परंपरा है। पर नारी, पर पुरुष, पर धन, पर पीड़ा से असंतुलन ही है जो प्रत्यक्ष है। हाँ जी। इसमें भी है, जैसे ऋतु संतुलन को अभी इस तरीके से पैराग्राफ खत्म किया, ऐसा लगता है कि ये पूर्णतः मानव का दायित्व है। मतलब ये मानव के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मौसम और उसका संतुलन बना के रखना। मतलब अपन ऐसा सोचते थे कि नेचर अपना काम खुद कर रही है और मानव इंटरफेयर ना करे तो और कुछ मानव को करना नहीं है। इट जस्ट मैटर ऑफ कीपिंग योरसेल्फ अवे, और जितना जरूरत है उतना ही नेचर से ले ले, उतना ही बहुत है। बट यहाँ तो वैसे आप समझ में आ रहा है कि इनका दायित्व भी एक प्रकार से बनता है कि अपने को कुछ करना भी उसके लिए, केवल लेने से काम नहीं चलेगा। हाँ, उसका संरक्षण करना और संवर्धन करना दोनों बातें हैं। और संतुलन को बनाए रखना, तीन काम है। एक तो संतुलन को बनाए रखना, क्योंकि अभी हम जिस विधि से जी रहे हैं उसमें संतुलन को बनाए नहीं रख रहे, यानी हस्तक्षेप कर रहे हैं ना, हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये लिखा है ना, उनका उन्हीं के अनुपात में उपयोग करना उचित है।
तो जी। जो वन और खनिज हैं वो जिस अनुपात में है उसी अनुपात में उनका उपयोग करना। उनका अनुपात यदि बिगड़ेगा तो उससे प्राकृतिक दुर्घटना होने की संभावना बनेगी। इसीलिए ये मानव का दायित्व है ना। तो फिर इसके ये लिए भी जो लिखा उसका है ना कि इसके पहला वाला पैराग्राफ था भैया कि संतुलन, असंतुलन तो अपन जानते हैं कि मानव की वजह से असंतुलन हो रहा है प्रकृति में, लेकिन संतुलन का भी एक वर्ड आया था कि प्राकृतिक एवं मानव संतुलन एवं असंतुलन का प्रधान कारण मानव ही है। हाँ, तो इसका मतलब मानव के आने के बाद है ना। यदि मानव से आने से पहले देखेंगे तो प्राकृतिक वातावरण में संतुलन ही है और समृद्धि भी है। उसी के कारण से अब मानव ने आके है ना, जैसे मानव भी जब आया तो जीव चेतना में आया, तब तक बहुत ज्यादा असंतुलन नहीं हुआ था। ये असंतुलन हुआ जब राक्षस मानव आ गया है ना। राक्षस मानव ने जो है, जो मैनिपुलेशन हुआ, माइनिंग हुई है ना, और जो विवेकहीन तकनीकी का उपयोग हुआ, ये सब जो है राक्षस मानव ने किया। और उसमें भी भोग की प्रवृत्ति की, भोग से भोग बहुभोग है ना, उससे सुखी होने के प्रवृत्ति बस किया, ऐसा है। तो जागृत मानव रहेगा भैया तभी वो संतुलन की अवस्था में रहेगा, अदरवाइज असंतुलन की अवस्था में रहेगा, ऐसा। हाँ, यदि जागृत मानव होगा तभी वो तो समझ कर करेगा, अदरवाइज करके समझेगा, ऐसा लिखा है। तो जागृत मानव का ही दायित्व है ये मतलब भ्रमित जी मानव हाँ, ये तो हाँ जी जी तो कर ही नहीं सकता है ना जागृत मानव। फिर इसके बाद ये सेंटेंस, ये शिक्षा एवं व्यवस्था ही सामूहिक संतुलन को बनाए रखने का एक उपाय है। तो शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक ही संतुलन बन सकता है। तो शिक्षा व्यवस्था ही एक चीज है जो अपने को पता है, दूसरी जो व्यवस्था है ये शिक्षा एवं व्यवस्था में फिर कौन सी व्यवस्था भी आ रही जो संतुलन में हेल्प करेगा शिक्षा के अलावा? उत्पादन व्यवस्था, विनिमय व्यवस्था, स्वास्थ्य संयम, न्याय सुरक्षा व्यवस्था और शिक्षा। तो शिक्षा व्यवस्था जो है वैचारिक संतुलन का काम करती है जी, शिक्षा व्यवस्था, है ना। बाकी जो जैसे व्यवस्था से व्यवहारिक संतुलन आता है ना। जी जी। और इसके बाद जो उत्पादन का संतुलन है उसमें उत्पादन व्यवस्था, विनिमय व्यवस्था, इससे उत्पादन संतुलन बनता है। इन सब में जीने से ही स्वास्थ्य संयम व्यवस्था जो है वो होती है। ये चारों व्यवस्थाओं में हार्मोनी रहने से मानव में मन स्वस्थता और शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण आता है। जी जी, है ना, इसीलिए लिखा है ना। फिर सामाजिक संतुलन की बात हो गई, फिर विचारों में, व्यक्ति के विचार में संतुलन, है ना, या विचार संतुलन, दूसरे अर्थों में बौद्धिक संतुलन, तीसरे अर्थों में वैचारिक आयाम का संतुलन, है ना। उसके मूल में आवश्यकीय मूल प्रवृत्तियों की सक्रियता पाई जाती है और असंतुलन में अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियों की सक्रियता पाई जाती है। तो व्यक्ति के विचार संतुलन, बौद्धिक संतुलन या विचार आयाम के संतुलन में आवश्यकीय मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो संग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता के रूप में हैं। और अनावश्यकीय प्रवृत्तियां जिसके कारण से विचार में असंतुलन आता है वो सुविधा संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, भय के रूप में प्रत्यक्ष है। इसके बाद लिखा है कि मानव में आवश्यकीय मूल प्रवृत्तियों के मूल में संस्कार, समझदारी ही रहती है। तो ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये विचार में, चित्त में बनती हैं, वृत्ति और चित्त में, है ना। और वृत्ति और चित्त में जो समझदारी है वो बुद्धि और आत्मा और बुद्धि से आती है ना। तो इसलिए इस सब के मूल में तो समझदारी ही, अनावश्यकता के मूल में भ्रम है या व्यवस्थाएं हैं या जो मान्यताएं हैं, इस तरीके जो भ्रमित मान्यताएं हैं या भ्रम है या जो व्यवस्थाएं हैं आदि, या जो समस्याएं हैं, है ना, भ्रम ही समस्या है, भय है, ये सब जो है अनावश्यक के मूल में
भ्रम द्रष्टव्य है। अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियां सुविधा, संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान और भय के रूप में प्रत्यक्ष हैं। इसका एक चार्ट बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। मैं आज उसको शेयर कर दूंगा कि ये किस तरीके से जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियां जो है मानव परंपरा में, यानी जो आवश्यकीय अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियां किस तरीके से मानव परंपरा में व्याप्त होती हैं और किस तरीके से समस्या और समाधान को उपलब्ध कर, उसका एक पूरा चार्ट हमने बनाया हुआ है, वो आपको शेयर कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। प्राकृतिक संतुलन, सामाजिक संतुलन, बौद्धिक संतुलन, योग नियम ही आवश्यकीय नियम है, यही नियम त्रय है। तो ये जो ऊपर नियम त्रय की बात आई, तो उसी को बोल रहे हैं कि संतुलन के लिए नियम है ना, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के रूप में ही है। तो प्राकृतिक नियम की बात आई, जो सामाजिक संतुलन है, जिसको हम लोग स्वधन स्व नारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार करे हैं, ये सामाजिक संतुलन यानी सामाजिक नियम पूर्वक, तो इसको सामाजिक नियम कहते हैं। सामाजिक नियम पूर्वक ही समाज का संतुलन स्थापित होता है। तो जैसे व्यवहार रूपी आयाम में देखते हैं, तो व्यवहार रूपी आयाम में मूल्य, चरित्र, नैतिकता है। तो ये जो चरित्र है वही सामाजिक संतुलन का आधार है, क्योंकि जो परिवारों की परस्परता में चरित्र का आवश्यकता होती है, परिवारों की परस्परता में ही असंतुलन पता लगता है। परिवार के अंदर जो असंतुलन है वो मूल रूप से वैचारिक असंतुलन के रूप में रहता है। लेकिन जब परिवार के रूप में जो समाज है उसमें जो असंतुलन है, उसमें असंतुलन का मूल कारण पर नारी, पर पुरुष, पर धन, पर पीड़ात्मक कार्यक्रम होता है। इसीलिए सामाजिक नियम जो है उसको, चरित्र को सामाजिक नियम के रूप में यहाँ प्रतिपादित किया गया। बौद्धिक संतुलन, योग नियम ही आवश्यकीय नियम है। तो यदि हम इसको देखें, संग्रह की जो प्रवृत्ति है उसमें वैचारिक अनियंत्रण स्पष्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि संग्रह लोभ वश होता है, और लोभ जो है वो शोषण वश होता है। शोषण अपराध वश होता है ना, और अपराध जो है वो हिंसा और युद्ध में या अमानवीयता में है ना जाता है। इसलिए ये वैचार के असंतुलन का कारण बनता है। इसी तरीके से द्वेष है। द्वेष का मतलब होता है दूसरे के नाश में स्वसुख की कल्पना करना, है ना। तो द्वेष का दो रूप हैं, एक है जिसको हम लोग घृणा कह रहे हैं, दूसरी हिंसा कह रहे हैं। तो जब वो विचार के स्तर पे रहता है तो वो द्वेष, उसको घृणा कह रहे हैं। जब वो भौतिक रूप में द्वेष आ जाता है उसको हिंसा कह रहे हैं। तो हिंसा और घृणा में वैचार का असंतुलन स्पष्ट रूप से पहचानने में आता है, और हिंसा और घृणा ही अल्टीमेटली युद्ध और अमानवीयता तक जाती है ना। फिर है अविद्या। अविद्या का मतलब होता है कोई भी कार्य करने की समझ नहीं होना, है ना। तो यदि हमारे अंदर अज्ञान के रूप में रहता है, अज्ञान के रूप में ही अविद्या रहती है, अज्ञान, भ्रम, है ना, इस रूप में अविद्या रहती है। तो जब अविद्या रहती है उस स्थिति में कोई भी काम करने से पहले वैचारिक असंतुलन दिखता है। इसी तरीके से अभिमान होता है। जिसमें अभिमान होता है उसमें वैचारिक रूप से अभिमान उद्दंडता से जुड़ा रहता है, और इसीलिए उद्दंडता जो है वो हिंसा से जुड़ी रहती है। तो इस तरीके से अभिमान जो है वो वैचारिक असंतुलन का कारण होता है। इसी प्रकार भय में भी मानव में विचार का असंतुलन देखा जाता है, चाहे वो भय किसी भी प्रकार का हो, है ना। चाहे वो प्राकृतिक भय हो, पशुओं का भय हो, या अमानवीयता का भय हो, या पद भय हो, मान भय हो, धन भय हो, या मृत्यु भय हो। इस सभी प्रकार के भयों में वैचारिक असंतुलन को हम पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे अनावश्यकीय जो मूल प्रवृत्तियों के रूप में हम अभी जीव चेतना में जो मानव है उसमें इनको देखते हैं, है ना।
इससे विपरीत यदि जागृत मानव में देह है तो आवश्यकीय प्रवृत्तियां क्या हो सकती हैं? तो ये लिखा है असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता। जैसे यदि अभय है यानी वर्तमान में विश्वास है तो विचार में संतुलन रहता है। यदि व्यवहार में सरलता है, अभिमान की जगह यदि सरलता है तो विचार में संतुलन, नियंत्रण रहता है। उसी तरीके से यदि हमको विद्या आती है, चाहे वो उत्पादन विद्या हो, चाहे गौ पालन की विद्या हो, चाहे कोई भी विद्या हो, है ना, तो यदि वो विद्या आती है तो विचार का संतुलन, नियंत्रण हमको पहचानने में आता है स्वयं में। इसी प्रकार यदि संबंधों में स्नेह रहता है, द्वेष की जगह स्नेह रहता है तो वैचारिक संतुलन रहता है। और संग्रह की जगह असंग्रह यानी समृद्धि रहती है तो विचार का संतुलन रहता है। यदि दरिद्रता, अभाव रहता है तो विचार में असंतुलन आता है। इस तरीके से हम लोग संतुलन और नियंत्रण को पहचान सकते हैं। नियम पूर्वक नियंत्रण है और नियंत्रण पूर्वक संतुलन है। प्राकृतिक संतुलन, सामाजिक संतुलन और बौद्धिक संतुलन योग नियम ही आवश्यकीय नियम है। यही नियम त्रय है। आवश्यकीय नियमों का ज्ञान। 3 मिनट बचे हैं तो इस सूत्र को केवल पढ़ देते हैं ना। आवश्यकीय नियमों का ज्ञान व अनुसरण निर्णय, आवश्यकीय नियम का ज्ञान व अनुसरण निर्णय उसके सदुपयोग से है। यदि हम आवश्यकीय नियम का सदुपयोग करते हैं ना, आवश्यकीय नियमों का ज्ञान व अनुसरण निर्णय उसके सदुपयोग से है। सदुपयोग का निर्णय विकास एवं जागृति से, विकास एवं जागृति बौद्धिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक नियमों के लिए अपने विकास एवं जागृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक का अनुसरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यही मानव जीवन जागृति क्रम, जीवन के कार्यक्रम का प्रत्यक्ष रूप है। आवश्यक नियमों का ज्ञान, अनुसरण, निर्णय उसके सदुपयोग से, सदुपयोग का निर्णय विकास एवं जागृति से, विकास और जागृति का निर्णय बौद्धिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक नियमों के समझ व पालन से स्पष्ट होता है। मानव के लिए अपने विकास एवं जागृति क्रम श्रृंखला को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए आवश्यकीय नियमों का अनुसरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यही मानव जीवन जागृति क्रम, जागृत जीवन के कार्यक्रम का प्रत्यक्ष रूप भी है। ठीक है, 3 बज गया। और कोई बात हो तो बताइए। भैया इससे ज्यादा, नमस्ते भैया, शालिनी जी जी। हाँ, इससे तो रिलेटेड नहीं है, बट एक एक्सपेरिमेंट की है, आई थिंक सबको सुन के ठीक लगेगा। फूड के साथ मेरी एक्सपेरिमेंट रहती है काफी सारी। तो एक मैंने अभी किया है कि बोलते हैं रात को दाल नहीं खानी चाहिए, और थोड़ा वो प्रोटीन लोगों को आजकल हाई हो जाता है, काफी दिक्कतें आती हैं। तो मैंने एक प्रयोग किया कि मैंने हर दाल में थोड़ी सी मेथी दाना डाल दिया, और मेरे पास वो था बार्ले, जिसको कहते हैं पर्ल बार्ले, जौ। तो थोड़ा सा वो डाल के मैंने भिगाया और उससे दाल बना रही हूँ। टेस्ट में बहुत बढ़िया है और हल्की रहती है दाल। तो ये मैंने कहा मैं शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया दीदी। इसके रिजल्ट और देख लीजिए 15-20 दिन महीने भर, 1 महीने उपयोग करके देखिए इसके रिजल्ट को, हेल्थ पे क्या असर आता है। नहीं, कुछ दिन से कर रही हूँ, अच्छा हल्का लग रहा है, मतलब दाल खाने के बाद हैवी नहीं रहता। ठीक है।
तो आपने मतलब क्या किया, दाल में मेथी मिला दी और जौ मिला दिया है ना? जौ मिला दिया, 1 आध टेबल स्पून जौ और मेथी और मतलब तुअर की दाल में कोशिश करते हैं कि मूंग की दाल डालें ही, उसके बगैर नहीं बनाए। अच्छा, तुअर की दाल में मूंग का दाल डालें और मेथी भी डाला ना? हाँ मेथी भी डाला भैया, मेथी दाना क्योंकि कितना डाला? लोगों को मेथी दाना, तकलीफ आ रही है, दाल खाने से लोगों को तकलीफ आती है। मेथी दाना कितना खाना है, डालना मैंने है? उसमें ऐसे ही मैंने थोड़ा सा, एक बड़ी चुटकी समझ लीजिए, 10-15 दाने ऐसा। अच्छा, 10-15 दाने, 20 दाने, है ना? हाँ ऐसे मतलब आप पकड़ते चलिए आप, है ना? इसकी रेसिपी ग्रुप पे डालें। अच्छा तो ठीक है, हर्ष भैया आप डाल दीजिएगा। आज हर्ष भैया नहीं है। नहीं मैं हूँ। हाँ हर्ष भैया आप डाल दीजिएगा ग्रुप में। नहीं आपको मुझे बताना पड़ेगा ना, आप मुझे लिख के अच्छा मैं भेजिएगा। आपको लिख के भेज देती हूँ, आपको लिख के भेज देती हूँ, बिल्कुल। कौन कौन सी चीजें और कितनी मात्रा है उसकी, वो भी लिख कितनी और बताइए, मात्रा में, हेलो, ये तो हो गया, वो डाल देंगे, है ना? संदीप कितनी मात्रा में कितने दाने डालने हैं वो आप लिखिएगा, क्योंकि केवल 1 चमची डाल देने से पूरा पता नहीं चलेगा कि, है ना? अब ठीक है, वो आपस में फोन पे बात कर, दाल में फर्क रहता है। हाँ मैं कर योगेश दूंगी, भाई, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आपस में फोन में बात करके भाई जिम्मेदारी के निर्वाह, ठीक है? और लोगों से कुछ बात हो जाए। पाठक जी, बढ़िया। जी जी नमस्ते, नमस्ते भैया। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? पाठक जी जी बहुत बढ़िया लग। अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया भैया, बहुत जी बढ़िया भैया, बहुत अच्छा हुआ। अरविंद भाई कुछ बोल रहे थे, अरविंद भाई कुछ बोल रहे थे। बहुत बढ़िया रहा, बोल रहा हूँ भैया। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। चलिए धीरे धीरे हम कर्म दर्शन जो है आत्मसात होगा, है ना, मन में आ जाएगा। ठीक है, और कोई और किसी को कुछ बात करना है? टनाटन। बलराज भैया बोल रहे हैं टनाटन। और नहीं क्लास तो बढ़िया है भैया, बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा। ठीक है, धन्यवाद। देखो उनको भी धन्यवाद जिन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया। ठीक है भैया, ठीक है, फिर नमस्ते भैया, सबको नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार जी भैया जी। हाँ नमस्कार। राखी के नमस्ते आ गई हैं। ठीक है, निमिषा जी नहीं है आज क्या? फाल्गुनी बहन तो है। दोनों फाल्गुनी बहन है ना? सभी को नमस्ते, हरिहर। ठीक रहा ना, चर्चा ठीक चल रही है? हाँ भैया, बढ़िया बढ़िया चल रही है। रेखा ठीक रहा ना? रेखा बहुत बढ़िया। मुझे पूछना था। हाँ जी बताइए। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, जी जी। एक उमा बहन है। हाँ उमा बहन को आप हाँ तो उनको इस मीटिंग में जुड़ते नहीं आ रहा है। तो आप रिकॉर्डिंग ट्रांसफर कर देना उनको, है? अच्छा। नहीं वो है तो सही, उमा कनेक्ट है। उमा बहन, हाँ इसमें लिस्ट में तो आ रहे हैं। उमा राठी जो है, उमा राठी की बात करें। हाँ जी, उमा राठी की दिख रही है ऑनलाइन, है ना? हाँ उमा राठी दिख रही है ऑनलाइन। आपको उमा जी आवाज आ रही है? वो शायद फोन रख के कहीं और चले गए। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग का उनको ट्रांसफर कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते। ठीक है, ठीक बहुत बढ़िया है। ठीक है, कल मिलते हैं।
ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।